करप्शन करप्शन करप्शन। पाकिस्तान 16 ममालिक को पीछे छोड़ के 140 पे आ गए। कारकर्दगी पे ये हुकूमत नहीं चली है, चोर डाकू करप्शन के बयानिया पे चली है, और ये बयानिया आज इसके ताबूत में आखिरी कील था। 124 नंबर से 140 नंबर पे आ जाना ये एक नया रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। हर एक पर चोरी का इल्जाम लगाता था, आज खुद चोर निकला। इस मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह इस हुकूमत की करप्शन है। कुछ भी इनमें शर्म और हया होती वो चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। अब ये इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूँगा जरा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आपने देखा आज सुबह से ही जो खबर चलना शुरू हुई कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इंडेक्स जो है वो जारी हो गई है, जिसमें कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है उसमें 16 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। यानी पाकिस्तान ने करप्शन में तरक्की की है और ये तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ पाकिस्तान जो है वो 124वें नंबर से अब 140वें नंबर पर आ गया। यानी कि 16 दर्जे की तनज़्ज़ुली इसके अंदर वाक़ई हुई है। और ये हुई कब है? ऐसे दौर में जो कि तहरीक इंसाफ का दौर है, जिसका कि मोटो ये था कि साफ चली शफाफ चली, और अब उस दौर के अंदर जब ये जिसका कि सबसे बड़ा बयानिया जो था वो एहतसाब का बयानिया था, करप्शन के खात्मे का बयानिया था। उस दौर के अंदर अगर करप्शन इतनी हो रही है और इंटरनेशनल इदारे जो हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा धचका क्रेडिबिलिटी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि आज इस रिपोर्ट के बाद ज्यादा आया। पिछले साल भी हर साल तकरीबन गिर रही थी, 117 से 124 पे पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान आया है, और अब 140, और मेरा ख्याल है कि ये एक रिकॉर्ड ही होगा कि 16 दर्जे जो है वो तनज़्ज़ुली इस इंडेक्स में पाकिस्तान को देखने को मिली है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक आलमी इदारा है और ये करप्शन से मुतालिक दुनिया की 180 ममालिक का जायजा लेता है। जायजा लेने के लिए ये 13 अहम तरीन इदारों की जो माहिरीन है उनकी रिपोर्ट्स पर इन्हिसार करता है। इसमें वर्ल्ड बैंक है, इसमें वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसमें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जैसे इदारे जो कि क्रेडिबल इदारे हैं पूरी दुनिया के अंदर वो शामिल होते हैं, और उनकी जो तहकीकात होती हैं उनकी बुनियाद के ऊपर ये रैंकिंग इंटरनेशनली जो है वो तय की जाती है। इस वक्त जो खित्ते के अंदर बाकी ममालिक हैं, मसलन हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो है, उनके जो स्टेटस है पिछले साल का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और हिंदुस्तान 85वें नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान के 16 दर्जे आपको जैसे कि बार बार बता रहे हैं कि उसमें कमी वाक़ई हो गई है। ये भी आपको बताएं कि इस सिलसिले में जो 2008 की हुकूमत थी मुशर्रफ की, उस वक्त जो इख्तिताम हुआ मुशर्रफ दौर का, उस वक्त पाकिस्तान 138वें नंबर पे था, यानी करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 138वां नंबर। फिर 2013 में पीपल्स पार्टी का दौर जब शुरू हुआ, खत्म हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान 11 दर्जे बेहतरी के साथ 127वें नंबर पर आ गया। 2018 में नून लीग का दौर का जब इख्तिताम होता है तो दर्जाबंदी मजीद बेहतर होकर 117 नंबर पे आती है, जबकि अब पीटीआई की हुकूमत 2020 के अंदर पाकिस्तान 124वें नंबर पे है। जबकि ये बार बार हम बता ही रहे हैं कि 2017 में 18 में जब ये हुकूमत आई थी तो 117 नंबर पे पाकिस्तान मौजूद था। ये जो अहम नुकात इसके साथ आए हैं वो बड़े अहम हैं, और इसमें कहा गया है कि बदउनवानी के खिलाफ जंग में लापरवाही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बढ़ाती हुई जमहूरियत को नुकसान पहुंचाकर एक शैतानी चक्कर को जन्म देती है, और जैसे जैसे हुकूक और आजादियां खत्म होती हैं जमहूरियत जवाल पजीर होती है, आमरीत अपनी जगह बनाती है, जिससे बदउनवानी की सतह भी बुलंद होती है। गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम के हक में और पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ एक डिबेट भी चल रही है और एक कैंपेन भी चल रही है, लेकिन इस रिपोर्ट ने यह साबित किया कि जमहूरी अदवार में करप्शन जो है वो कम होती है, और आमरीतों के अंदर हाइब्रिड रिजीम्स के अंदर जो करप्शन है वो हमेशा ज्यादा होती है और बढ़ती है। इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि शहजाद अकबर साहब की रुखसती कल होती है, आज ये रिपोर्ट आती है धचके पे धचका। इससे पहले फॉरेन फंडिंग केस जो कि मंजरे आम पर आया है, और 22 के करीब अकाउंट है जिनका के तस्करा है कि उनका पता नहीं कि वो कहां से उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
को फंडिंग हुई है, यानी ममनुआ फंडिंग जो है उसके हवाले से भी बात हुई, जिसपे आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि आप ये फॉरेन फंडिंग केस जो है इसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें और नाअहल करार दें इमरान खान साहब को और उनकी जमात को भी नाअहल करें। उनके इस मुतालबे की जान जो है वो कितनी है इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ 23 मार्च को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला किया है कि वो अपना मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, जिस दिन पाकिस्तान के अंदर परेड होती है, इस्लामाबाद की तरफ उनका रुख होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेगी, 23 मार्च को पीडीएम करेगी। दोनों जमातें जो हैं वो एक सफे पे ज़ाहिर नहीं आ सकी, यानी इत्तेहाद जो है पीपल्स पार्टी के साथ नहीं आ सका और पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं जा सकी। ये इसका क्या होगा और इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद के क्या चांसेस हैं। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही अहम पैनल मौजूद है जो कि पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरी निगाह रखता है और साथ में इकॉनमी पे भी। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और खुसूसी बात करेंगे। जनाब मोहसिन बेग साहब हमारे सीनियर सहाफी हैं, तजिया निगार हैं, आप इनको सुनते रहते हैं, इनकी बहुत सारी पेशन गोइयां भी बड़ी दुरुस्त साबित हुई हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फहद हुसैन साहब अगेन एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा मोतबर नाम पाकिस्तान की सहाफत का और डॉन अखबार के इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, प्रोग्राम होस्ट भी हैं। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, अगेन एक बहुत मोतबर नाम है दिफाई एतबार से और आप इनके तबसरे तजिए सुनते रहते हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शब्बर जैदी साहब आपके पास आती हूँ। सर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से आपका इस पे एक तो आपका तबसरा क्या है और आप हुकूमत का कुछ टाइम हिस्सा भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये दुरुस्त रिपोर्ट है? देखिए, मैं थैंक यू वेरी मच आसमा, आपने मुझे मौका दिया और मैं इस पे, क्योंकि मेरा एक कंसर्न डिपार्टमेंट टैक्स डिपार्टमेंट है और मैं एफबीआर का चेयरमैन भी रहा हूं, मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस बात से एग्री नहीं करता कि 18 बड़ा है। मेरे हिसाब से ये अगर कम नहीं हुआ तो बढ़ा भी नहीं है, तो ये सही है, उन्होंने अपने इंडिकेटर्स लिए होंगे, मगर मैं जिन फील्ड से डील करता हूं मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूं और मैं कम से कम ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की टॉप जो लीडरशिप है वो कम से कम उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। मगर आसमा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बहुत चीजें की है पास्ट में, वो बाद में हमें सही साबित नहीं हुई, तो हमें इसको इतना नेगेटिव लेना चाहिए और मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। तो दूसरी बात मैं आपको आज कहना चाहता हूं, मैं पब्लिकली बहुत दफा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान फाइनेंशियल करप्शन का शिकार नहीं है, पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल करप्शन का शिकार है जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान की माशी हालत आज इसलिए खराब है कि कुछ लोगों ने पैसे कमा के बाहर ट्रांसफर कर दिए, तो यस उनका हिस्सा हो सकता है, मगर पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी रियासत को पिछले 50 साल में चलाया है ईस्ट पाकिस्तान के बाद, वो स्टेट स्पॉन्सर करप्शन है और उसकी वजह से पाकिस्तान की माशी हालत आज दिगरगू है, जिसका मैंने आपको बताया कुछ जगह बरबला इजहार किया था, जिसमें लोगों ने बड़ा शोर मचाया था। दुरुस्त बात है। तो मैं उस पर आज भी कायम हूं कि पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का शिकार है। अच्छा, ये बिल्कुल शब्बर जैदी साहब, ये जो बहस है ना, ये काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके ऊपर हम जरूर किसी और वक्त बहस भी रखेंगे। लेकिन अभी तो ये बताइए कि फाइनेंशियली जो आपका स्टेट बैंक है वो कमर्शियल बैंकों के पास जाएगा, आप अपने स्टेट बैंक से आपकी रियासत पैसे नहीं ले सकती, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मेरी बात सुने, पहले भी अगर आपको कानून का पता हो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो आप बोरोइंग करते थे उसको आपको हर क्वार्टर में जीरो करना पड़ता था। ये बात हमें शायद हमारे लोग भूल रहे हैं कि इसको जीरो करना पड़ता था और वो हर क्वार्टर में जीरो हो जाता था। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो सवाल है वो मेरा कहने का मकसद उसमें यह है कि स्टेट बैंक का डायरेक्टर होगा या स्टेट बैंक का गवर्नर होगा, वो क्या कोई खला से तो नहीं आएगा, वो पाकिस्तानी लोग ही होंगे। तो हम अगर ये एज्यूम करने जा रहे हैं कि वो लोग हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं करेंगे बल्कि वो वारंट को सेफगार्ड करेंगे, तो फिर तो ये शख्सियत का मसला है, उसूल का मसला नहीं है।
बुनियादी बात आसमा, आप ये बताएं कि मसला असूल का है या शख्सियत का है? अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो मसला है कि कमर्शियल बैंकों से आप पैसे ले सकते हैं और वो आपके फॉरेन बैंक्स हैं, जबकि आप अपने रियासत के बैंक के पास नहीं जा सकते। तो एक अखलाकी मसला भी तो है सर, एक क्रेडिबिलिटी का मसला भी तो है, एक इकोनॉमी का मसला भी तो है जी। नहीं, मेरी बात सुने, देखिए बात सुने, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरोइंग है वो पहले भी लिमिट हो चुकी है। आज भी हमारा जो 25, देखिए आज हमारा 25 खरब रुपए का लोकल डेट है, 25 खरब मतलब 25 ट्रिलियन का हमारा लोकल डेट है। उसमें से तकरीबन 80% प्लस जो डेट है वो हमारा कमर्शियल बैंक्स का है। तो ये लोगों की गलत फहमी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा लेंडर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा लेंडर नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस कर रहा है जरगी तरक्याती बैंक को और चीजों को। तो ये जो बात की जा रही है कि स्टेट बैंक लैंड नहीं करेगा और ट्रेजरी बिल लैंड करेंगी, ये बात ठीक नहीं है। आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने 25 ट्रिलियन पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो ट्रेजरी बिल PIB है, जो कि बल्क ऑफ एसेट्स कमर्शियल बैंक्स के हैं और वो कमर्शियल बैंक ही रहेंगे। तो स्टेट बैंक के मसाइल में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम तूफान खड़ा करें। बेसिकली शायद बहुत कम, मेरा ये फील्ड है, मैंने इस पर एक नोट भी जारी किया। ये सब चीजें गलत फहमी की बुनियाद पे पेश की जा रही हैं, ये बुनियाद नहीं है। ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी ठीक नहीं है, मगर जो बुनियाद आप बता रहे हैं वो बुनियाद नहीं है। अच्छा, तो ये अब ये बताइएगा कि अगले जो कुछ ज़ाहिर है 2023 में इंतखाबात होने हैं, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो बेहतर कर सकती है चीजों को। एक अभी भी वो कह रहे हैं 5.3 पे हम हैं, शरह नमू पहुंच गई है और हम इसको आगे ले जाके जा सकते हैं। क्या उनके लिए कुछ बेहतरी हो सकती है 2023 तक? देखिए आसमा, मैं आज आपको एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट अगले 10 साल में कोई ऐसी चीज नहीं कर सकती फाइनेंशियल सेक्टर में जिससे अवाम की भलाई हो। पाकिस्तानी अवाम को एक अगले 10-15 साल में सख्त घूंट पीने पड़ेंगे। गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो पाकिस्तान के अवाम को कोई सहूलत दे नहीं सकती उस मॉडल में जिस मॉडल में पाकिस्तान चल रहा है। आप इस मॉडल का मतलब सरारती निजाम या वो नहीं लें। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत के जो खदोखाल आज हैं, इस खदोखाल के तहत पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट खास तौर पर जिसके हाथ में भी आएगी वो आखिर में 6 महीने बाद आपको रोता हुआ नजर आएगा। और ये इसकी वजह ये नहीं है कि वो शख्सियत खराब है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट डिसफंक्शनल हो चुकी है, उसके पास अपने खर्चे के पैसे नहीं हैं जी। और ये गुज़िश्ता कितने साल, ये जाहिर है कि ये PTI के दौर में ज्यादा खराब हुआ काम नहीं, PTI का ताल्लुक नहीं है इससे। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है, अगर 6,500 बिलियन टैक्स कलेक्ट कर रही है, उसमें 3,000 बिलियन रुपीज वो 500 बिलियन दे देती है सूबों को और बचते हैं 3,000 बिलियन रुपीज। और हमारा 3,000 बिलियन का डेट है और 1,400 बिलियन की डिफेंस है। तो आप मुझे बताएं फेडरल गवर्नमेंट कैसे चलेगी? तो जो भी आएगा 23 में 22 में, इनको पाकिस्तान को, इस फेडरल गवर्नमेंट को चलाना नामुमकिन है। आपको एक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग मुल्क की करनी पड़ेगी, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, ये सियासी मसला नहीं है। अगर शब्बर साहब आप हमारे साथ, बिल्कुल अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो इसका जवाब मोहसिन बेग साहब, जो शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। अगर जिस तरह से अब चल रहा है ऐसा ही रहेगा, तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तब्दीली की बातें इस वक्त हो रही हैं। तो मामला किस हद तक खराब है सर? देखें, ये तो इकानमी को समझते हैं। कुछ चीजों में इन्होंने अभी खुद ही अपनी बात को भी कंट्राडिक्ट किया, लेकिन मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि आपका मुल्क डुबा दिया गया। इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है, कुछ हमारे मेहरबानों का हाथ भी है। ये मुल्क ऑलरेडी बैंक करप्ट है, इसके पास पैसे नहीं है। इकोनॉमी को जानबूझकर इस स्टेज पे लाया गया कि ये आगे सरवाइव ना कर सके। अब उन्होंने कहा जी कोई भी आ जाए, मैं तो बहुत कह रहा हूं कि ये सारे में मिल जाए तो ये मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं होने वाली, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नेचुरली आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा सख्त हालात होंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस 3.5 साल में जो कुछ हुआ, ये स्पीड तेज की गई। और आपको अगर याद हो, 2 मिनी बजट लाए फौरन आते साथ ही, जिसके चैंपियन असद उमर साहब थे, और वहां से हालात खराब होने शुरू हुए। और शब्बर जैदी साहब को भी लाया गया कि FBR की स्ट्रक्चरिंग हो। ये कह रहे थे फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, तो फाइनेंशियल करप्शन नहीं तो और कौन सी करप्शन है जी? बेसिक चीज फाइनेंशियल करप्शन है, और वो हमारे, समझ लीजिए, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रच बस गई है और कल्चर बन गया हमारा। सिर्फ करप्शन वो नहीं कर रहा जिसका हाथ नहीं पड़ा। और ये जो इंडेक्स ऊपर हुआ है ना, देखिए महंगाई के साथ साथ
नेचुरली करप्शन ने भी बढ़ना ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीजें महंगी होगी तो करप्शन कैसे पीछे रह सकती है, वो तो एक मेन जुज है इस माशरे में। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि कहां से खराब हुआ और कहां से शुरू किया जाए, लेकिन इसमें तकरीबन सब लोग शामिल हैं। और ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत अरसे से चला आ रहा था कि इस मुल्क को फाइनेंशियली, क्योंकि अब तो वो सिनेरियो खत्म हो गया, कोई किसी मुल्क पे जाके कब्जा कर लेगा और ये करेगा, आपको फाइनेंशियली डाउन कर दिया जाए तो दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। और शहजाद अकबर साहब का कल का जो इस्तीफा है, क्योंकि हम एहतसाब बयानी जी शहबाज साहब जी आप मैं 2 मिनट में जवाब मैं जवाब देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बात की जा रही है ना कि जी ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इससे मैं एग्री नहीं करता। और आप सारे पाकिस्तान जानता है कि ये मुल्क दिवालिया है का लफ्ज सबसे पहले मैंने कहा था। किसी की जरूरत नहीं थी कि वो बात कर सके, मगर मैंने ये पब्लिकली कहा था कि मुल्क दिवालिया, उससे पहले कोई नहीं कहता था। मैं उस हकीकत को बयान कर चुका हूं जो मैं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी बड़ी गलतफहमी होगी, बहुत बड़ी गलतफहमी होगी अगर हम ये कहें कि इस मुल्क को किसी गैर ने दिवालिया किया है। आप मुझे 1 घंटे का प्रोग्राम दें, मैं आपको पैसा मिला दूंगा कि किस बुनियाद पर यह मुल्क दिवालिया हुआ है। 50 साल में ये मुल्क कैसे दिवालिया हुआ है, ये मैं आपको एक एक आना मिला देता हूं। ये कहना गलत है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। अपने ऐप को दूसरों के गले डालकर हम किसी जुर्म से नहीं, हम अपने ही ऐप को सर, इसमें हमारा अपना ही ऐप है ना कि जब ये तो इशफाक हसन खान साहब को भी हमने सुना, सर इशफाक हसन खान साहब को हमने सुना, वो ये बात कर रहे हैं जी बिल्कुल जी सही, आपकी बात ठीक है शहबाज साहब, लेकिन हम भी उसमें कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं जी। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल कुछ और है कि ये हमें एक बड़ी नई लाल बत्ती दिखाई जा रही है कि हम तो बहुत अच्छे हैं और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है जो हमें खराब कर रही है। ये गलतफहमी हमारे दिमाग से निकल जानी चाहिए। कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, आपकी स्टेट वायबल नहीं है, लोग इस्तेमाल वायबल नहीं है। और हाँ वो इस्तेमाल कोई नहीं हो, इस्तेमाल की बात नहीं है सर इस्तेमाल की बात है ना, बाहर के लोग खुद आके तो नहीं करेंगे। नहीं सर, मेरी बात मतलब इस्तेमाल तो हमारे ही हाथ हुए ना शब्बर साहब, इससे तो आप मुत्तफिक होंगे। नहीं आसमान में हमारी पॉलिसी गलत हुई ना, मैं कह रहा हूँ नहीं। तो भाई मेरा सवाल कहने का मैं आपको साबित कर देता हूँ। मैंने अभी 4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था शहजाद अकबर के जाने से पहले, आप अखबार खोले, मैंने लिखा था वाई अकाउंटेबिलिटी फेल इन पाकिस्तान एंड वाई अकाउंटेबिलिटी विल फेल इन पाकिस्तान। कोई भी इख्तलाफ नहीं कर रहा आपकी बात से, हम ये कह रहे हैं कि जाहिर है कि जो कुछ भी हुआ ये एक जो मैं ये साबित कर सकता हूं आपको, आप कहें तो मैं अभी आपके 5 अगर मुझे 3 मिनट दें, मैं साबित कर सकता हूं आपको कि पाकिस्तान में जितनी भी खराबियां हुई हैं उनमें से कोई पॉलिसी हमारे बाहर के लोगों ने डिक्टेट नहीं की। सर मैं करती हूँ पॉलिसी मैंने बनाई है। ठीक सर, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, आपको लगता है कि ये एक और धचका है क्रेडिबिलिटी के ऊपर, एहतसाब बयानी के ऊपर? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये पिछले 2-3 साल से, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में कहा कि ये रैंकिंग हमारी खराब से खराब तर होती जा रही है और हर साल जो है उसको कोई ना कोई वजह जो है वो हुकूमती तर्जुमान हमारे सामने रख देते थे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने माजी में उसी रिपोर्ट को इस्तेमाल करके उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक केस बनाया, तो अब उसी रिपोर्ट को आप जो है वो ज़रबे ज़ीरो नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में जो इसका इम्पैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर सियासत का जो महवर था वो था एंटी करप्शन। उसकी वो बुनियाद, वो इमारत है जिसके ऊपर उन्होंने अपनी तमाम तर सियासत जो है वो चमकाई है। और बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद वोट भी इसलिए दिया था कि वो पाकिस्तान में माशरे में करप्शन का खात्मा करेंगे, या खात्मा तो चलने कोई नहीं कर सकता लेकिन कम करेंगे। जब इस तरह की बतदरीज 3 साल रिपोर्ट आती है, देखिए ये परसेप्शन रिपोर्ट है और परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है। परसेप्शन लीगली कुछ हद तक इंपॉर्टेंट होता है लेकिन पॉलिटिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये परसेप्शन है, यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल दौरे हुकूमत में ये तासुर बन रहा है कि करप्शन ज्यादा हो रही है, तो फिर वो जो जिस शाख पे वो बैठे हैं वही कट रही है। और ऐसे मौके पर जब इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हर तरफ से खतरात में घिरी हुई है और दबाव में है, उस वक्त में
ये चीज आना जो उनके बिल्कुल जो कोर है, जड़ को अटैक करता है, मेरे लिए बहुत खतरनाक। अच्छा, ये जनरल साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर? अगर मैं आपसे पूछूं कि जाहिर है कि 3 साल की जो कारकर्दगी है, 3.5 साल की, उसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो मीडिया पाकिस्तान का नहीं कह रहा, ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। इस पे आपका क्या कहना है सर? थैंक यू आसमा। देखो, एक तो आई एम द लीस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन अबाउट इकोनॉमी ऑफ अ स्टेट जी, लेकिन ये जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, अगर ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बनाई हुई ना भी हो तो क्या 117 नंबर पे जब हम थे वो काबिल फख्र बात थी? नहीं। अगर आज हम 140 पे चले गए हैं तो 140 ममालिक में से 117वें नंबर पे होना कब फख्र की बात थी? इसको न डिक्टेटर कंट्रोल कर सके हैं, न बाद में आने वाली 3 पॉलिटिकल रिजीम्स कंट्रोल कर सकी हैं, क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम बुनियादी तौर पे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ न मुशर्रफ साहब गए और न बाकी हुक्मरान गए। बिल्कुल। हर आदमी आता है और अपनी मर्जी का तर्ज हुकूमत चलाता है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किसी ने की ही नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर 70 बरस गुजरने के बाद इस मुल्क में सिर्फ 1.6 मिलियन टैक्स फाइलर्स हैं, 22 करोड़ की आबादी में, किस तरीके से हम ये मुल्क चलाएंगे? बिल्कुल सही बात है जैसा, लेकिन इमरान खान साहब का जो ख्वाब वो लेके आए थे, या उनको जो प्रमोट किया गया, या लोगों ने सपोर्ट किया, उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया सर, उनके अपने हाथों हुआ ना, ख्वाब चकनाचूर हो गया। देखिए ना जी, उन्हीं के हाथों हुआ। मुशर्रफ साहब भी आए थे मुल्क में करप्शन दूर करने के लिए। जनरल ज़ियाउल हक ने जुनेजो को घर भेजते हुए तकरीर की थी कि जी करप्शन हो गई और मुल्क लुट गया है। जब फारूक लगारी साहब ने बेनजीर की हुकूमत घर भेजी थी तो उन्होंने कहा था अकरबा परवरी और लूट मार का बाजार। सर अभी हम बिल्कुल आपसे मुझे मैं बहुत अदब के साथ सर इख्तलाफ ये इस पे कर रही हूँ कि पुरानी बात तो बिल्कुल है, उसको तो 70 साल से हम जोड़े, हर चीज 70 साल पे जाएगी। इन 3.5 सालों के अंदर जो तब्दीली थी, उस तब्दीली का क्या करें? ये पौधा जिस पे आज कांटे उग रहे हैं फल की बजाय, इसकी जड़ों से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? तो फिर वो तो जड़ें सारी हुकूमतों की थी जनरल साहब, वो तो सारी हुकूमतें कहती रही कि हमें ये नहीं मिला सही। वो तो नवाज शरीफ भी कहते रहे, बेनजीर भी कहते रहे। कब किसी को माफ किया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताइए सही कि अगर एक सर्जन फेल होता है तो क्या हम ऑपरेशन कराने के लिए वापस कसाई के पास चले जाएं कि वो गाय अच्छी ज़िबा कर लेता है, उधर जाते हैं? या अगर एक शख्स मुल्क में करप्शन दूर करने की कोशिश में आया, नाकाम हो गया, लेट से नाकाम हो गया, कंफर्म हो गया, तो क्या वापस इक़्तिदार डाकुओं को दे दें कि नहीं यार आप बहुत अच्छे थे, आप कम से कम डाके तो ठीक मारते थे, तो हम क्योंकि तस्वीर सर वो अगर डाकू थे तो इस दौर के अंदर भी तो फिर डाके कम नहीं पड़े ना। सवाल तो ये जनरल साहब कि डाके इस दौर में तो 1 साल के अंदर 16 दर्जे कमी, आप इसको क्या कहेंगे? आपके मेरे और ये 16 दर्जे कमी हो या ऊपर चला जाता, अगर 132 से 120 पे चला जाता तो क्या गुल खिल जाने थे? ठीक बात है। मकसद ये है कि जब तक हमारे हुक्मरान, जब तक ये अशराफिया ये रियलाइज नहीं करता कि हमने इस मुल्क की इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है, हमने टैक्स रिफॉर्म्स करनी है, हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी है। आपकी जुडिशरी ने कितने करप्ट लोगों को अशराफिया में से सजा दी है? अच्छा, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। यही तब्दीली का ख्वाब था जिसमें हम ये सोच रहे थे कि ये सब हो जाएगा। मोहसिन बेग साहब, क्यों आपको लगता है कि ये क्या एहतसाब का वो बयानिया वो नाकाम हो गए? ठीक बात है। तो अभी हम इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी पे इसीलिए बात कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये बयानिया सिर्फ नाकाम नहीं हुआ, वो जो जिस लिए इनको लाया गया या एक स्टेज बनाया गया वो भी नाकाम हुआ है? नेचुरली पूरा जो इनका बयानिया था वो इसलिए फेल हुआ कि इन्होंने पूरे एहतसाब को स्पेसिफिक कर दिया अपोजिशन के लिए और टारगेटेड किया अपनी जमात में या अपनी लोगों में भी। अगर ये करना चाहते, जैसे कि हुआ था शुरू में, इन्होंने किया कि जी जो भी नैप में आया पहले आप क्लियर हों फिर वापस आए। कुछ लोगों ने क्लियर अपना नाम किया, वापस आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सिर्फ जोर एक साइड पे रखा, जिससे ना तो एहतसाब हो सका, ना वो उस गुस्से में कह लीजिए, इंतकाम की आग में कह लीजिए, उन्होंने ना तो अभी देख लीजिए नैब का कैसा हाल है,
जो चेयरमैन साहब हैं उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, उनका ऑर्डिनेंस जारी हुआ, लैप्स कर गया, नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ, वो बंदा बैठा हुआ। तो इस तरह की जब आप चीजें करेंगे तो आपका तो बयानिया फेल होगा। और जो आपने दावे वादे या जो अपोजिशन पे आप उस वक्त कर रहे थे, आप खुद वही काम कर रहे हैं। तो नेचुरली ये करप्शन आप अगर एक साइड पे रखेंगे और अपने लोगों को इग्नोर करेंगे, आप देख लीजिए इनके यहाँ जितने भी स्कैंडल हुए सिर्फ लोग फारिग हुए, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और शहजाद अकबर साहब को भी जो रुखसत किया गया तो ये किया गया कि वो डिलीवर नहीं कर सके। मैं ब्रेक के बाद उस पर जरूर बात करूंगी। और भी रीजन आसमा मुझे 1 मिनट देंगी प्लीज? जी शहबाज साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे बात कर लूं? ब्रेक बहुत जरूरी ब्रेक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज साहब, आप बात कर रहे थे कि जाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख भी रही है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, इनकी रिपोर्टों के ऊपर है और आज तक कभी किसी हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को। आसमा, मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, बात सुने, एक इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, उसमें उसके अफसरान करप्शन कर रहे हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन हो रही है। मगर आप उससे ऊपर जाएं, क्या मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर किसी करप्शन में इन्वॉल्व है? क्या ट्रांसपेरेंसी ने कवर किया है? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा पास्ट में प्रॉब्लम रहा है, मैं नहीं कहता कि वो साबित हुआ है, मगर पास्ट में हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने वो करप्शन की है जो अफसरान के ऊपर है, उस पर हमारा एलिगेशन है। मैं नहीं कहता कि हम साबित कर सके। दूसरी बात, हम वो करप्शन पास में इंक्लूड नहीं कर रहे जिसमें हमने स्टेट के इंस्टीट्यूशन और स्टेट के कानून को इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में फाइनेंशियल करप्शन को छुपाने के लिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उस करप्शन को इंक्लूड नहीं करती। और मैं आपको ये वाजे कर सकता हूं, मैंने किताब भी लिखी थी कि पाकिस्तान से $150 बिलियन अनटैक्स बाहर चला गया बिकॉज एक प्रोटेक्शन और रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 1992 में एक गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो उस करप्शन को आप लोग अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल करप्शन का आप सही म्यार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त सारे लॉज मौजूद हैं, सब कुछ है, ये हम कह सकते हैं कि अंडर द लॉ सब कुछ सामने है, उसके बावजूद फिर करप्शन में कमी तो नहीं हुई सर? वो तो ज्यादा हो गई। और एमनेस्टीज भी आई, इसी दौर में एमनेस्टी भी आई। नहीं, मैं ये नो एमनेस्टी किसके लिए आई मैडम? जब एमनेस्टी 18 में आई या 19 में आई, उस वक्त तो इमरान खान साहब नए आए थे ना। वो किसके लिए आई? वो उनके लिए आई जिन्होंने पास में पैसे बनाए थे। बात समझे ना? ठीक हो गया। नहीं ली थी उन्होंने, उन लोगों के लिए ली थी जो पास में। तो मैं सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है जो एमनेस्टी, जो ट्रांसपेरेंसी के रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। ठीक, ये गवर्नमेंट उसको टैकल करना चाहिए था, उसके खिलाफ जाना चाहिए था, ये गलत चले। ठीक, आप शहबाज साहब कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक करप्शन है ये उसका हिस्सा नहीं है, ये उससे अलग है। देखिए, मैं जो उनकी डेफिनेशन है मैं उसको तो नहीं चैलेंज करूंगा। मैं तो एज अ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मैं ये देख रहा हूं कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वही स्टैंडर्ड्स हैं जो आज से कई साल पहले थे, उन्हीं की बुनियाद पे वो आज भी कर रही है। तो अगर पहले वाली रिपोर्ट दुरुस्त थी तो आज वाली भी रिपोर्ट दुरुस्त है। मैं तो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर कर रहा हूं, एप्पल्स टू ऑरेंज कंपेयर नहीं कर रहा। जो सामने है, देखिए आज बात हो रही है आज की रिपोर्ट की, 8 से 6 साल पहले वाली रिपोर्ट की नहीं। तो हम तो बात करेंगे कि आज की रिपोर्ट में अगर हम 140वें नंबर पर आए हैं तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की। आज की बहस मौजूदा हुकूमत के बारे में है, माजी की हुकूमत के बारे में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि माजी की हुकूमतों में करप्शन नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन उस वक्त की करप्शन की उस वक्त बात होती थी। आज जो हुक्मरान हैं, जो मैंडेट लेके आए हैं, जो करप्शन खत्म करने के लिए आए हैं, आज बात उन पे होगी और आज सवाल उनकी कारकर्दगी पर होगा और आज उनसे सवाल किया जाएगा कि आप जो कुछ कह कर आए थे, अगर आज आप वो नहीं कर पाए और बल्कि उससे भी नीचे गिर गए हैं, तो फिर ये अगर आपका फेलियर नहीं है तो फिर ये क्या है? तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी जरूर है। ये आपको लगता है दूसरा धचका है फॉरेन फंडिंग के बाद, केस के बाद ये एक और धचका है पीटीआई को? देखिए, ये मेरे ख्याल में बतदरीज धचके लगते जा रहे हैं। 2 चीजें हैं करप्शन के हवाले से। एक है कि आपने जो कहा कि जी लूटी हुई दौलत थी हम वापस लेके आएंगे, उसका सबसे बड़ा धचका जो है कि जिस शख्स को कहा था कि वो लेके आएंगे वो खुद भाग गया। पहला तो फेलियर, और वो एतराफ भी हुआ है गवर्नमेंट से कि वो हमारा जो बेसिक
पिलर था हमारी सियासत का कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, उसमें वो फेल हो गए। दूसरा था कि हम करप्शन को खत्म करेंगे माशरे से। ये परसेप्शन इंडेक्स है, तासुर है, इसमें एनेक्डोट, इसमें अगर हम कानूनी तौर पर कुछ चीज साबित ना भी कर सकें जो शब्बर साहब कह रहे हैं, तो ये है कि जी करप्शन का तासुर। मुझे बताएं पंजाब में करप्शन का क्या तासुर है? मुझे अगर आप कहें कि आप मुझे प्रूफ दें तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, जी हाँ। लेकिन ये तासुर कि इस वक्त पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है, जी हो सकता है गलत हो, लेकिन तासुर तो है, मौजूद है, तो बिल्कुल। वो अगर वो तासुर मौजूद है तो उसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल। मोहसिन बेग साहब, फिर क्या आपको लगता है कि शहजाद अकबर साहब का जाना जो था वो भी इसी की एक कड़ी थी कि वो एहतसाब करने में उस तरह से नाकाम हुए हैं, वो बड़े बड़े केसेस, बड़ी बड़ी मछलियों, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने में नाकाम हुए, ये साबित करने में नाकाम हुए, ये वजह उनकी बनी? बेसिकली जी शुरू से ही प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि कौम को इतने साल यकीन दिलाते रहे कि वो टीम बहुत अच्छी सिलेक्ट करेंगे और टीम उनके पास मौजूद है, पता ये चला कि टीम मौजूद नहीं है। और उसमें शब्बर सैदी साहब भी थे। थोड़े दिनों बाद इन्होंने भी कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा आराम करो, और ये भी निकल गए, और बहुत सारे लोग और भी निकल गए। ये टीम का हाल था। उसी में एक शहजाद अकबर साहब भी थे। उन्होंने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बहुत कहा कि जी टीटीज बिलियन ट्रिलियन आ गई हैं, लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ में आपने प्रूव करना है, जुबानी जमा खर्च नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। तो इसी तरह अभी मतलब और भी बहुत से लोग जाएंगे, आप थोड़े दिन सब्र कर जाएं, काफी लोग निकल जाएंगे अच्छा। जो इनकी टीम में है। मेरे ख्याल में वो जो शौकत तरीन साहब है उनको भी कोविड नहीं हुआ, वो भी किसी और वजह से घर बैठ गए जाके। अच्छा, तो मकसद ये है कि सेनेटर तो वो बन गए, लेकिन अब लेकिन उनका मेरे ख्याल में गवर्नर स्टेट बैंक के साथ मसला चल रहा है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके बैंक के मसाइल हैं वो जो कि नहीं हल हो रहे। इन दोनों में से एक ने जाना है, या बाकर साहब जाएंगे या शौकत तरीन साहब जाएंगे, ये वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मकसद ये है कि जिस बयानिए पे आपने वोट लिया, कौम को बताया, उसकी आपने खुद नफी की और उसका सबूत आज मजीद आ गया। तो किसी जगह आपको एडमिट करना है कि मैं नहीं कर सका, ये एक पॉजिटिव बात है कि आप नहीं कर सके। तो उस बजाय इसके कि आप लोगों को ब्लेम करें और जो आप पे क्रिटिसाइज करें आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ें और काउंटर ब्लेम करने शुरू कर दें, मतलब उसकी बात का जवाब नहीं देते, उसके ऊपर ब्लेम शुरू कर देते हैं। आज भी इन्होंने यही किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर वो मजीद जी उनका भी पूरी रिपोर्ट नहीं आई। चलो जी एक बंदा या एक अदारा या एक एनजीओ गलत हो सकती है, सारी रिपोर्ट तो गलत नहीं हो सकती ना जी। जी जी। तो बजाय इसका जवाब फिर जलसा, फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग इसको इंटरप्ट कर रहे हैं, इसको इंटरप्रिटेशन इसकी ये कर रहे हैं कि शायद ये धमकी जो है वो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को लगाई है, किसी और को नहीं लगाई। आपने कैसे परसीव किया है इस पूरी सूरत हाल में उनके बयान को? देखें, अगर आपके इस सवाल का जवाब है तो मैं तो समझता हूं उन्होंने ये अपोजिशन को कहा कि जो आप मुझे निकालने के लिए लॉन्ग मार्चेस की और इनकी बात कर रहे हो, अगर मैं गया तो मैं आपके मेरे साथ जितने लोग निकलेंगे, ये जितनी अशराफिया मुल्क को लूट के बैठी हुई है, ये लोग गैर महफूज हो जाएंगे। तो अगर मैं बाहर जाकर आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। वो लपेटी हुई बात इसलिए नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहना होता, पहली बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसी कोई साजिश कर नहीं रही जिसकी वजह से उन्हें ये कहना पड़े, और फिर उसमें इतनी करेज है उस आदमी के कि अगर उसने कहना हो तो वो डायरेक्ट आर्मी को कह देंगे कि आप मुझे निकालने की कोशिश ना करें। वो ये पहले भी टेलीविजन में अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं। लेकिन जैसे तो वो डील की बातें तो करते रहे, फवाद चौधरी साहब ने जैसे कहा डील की बातें, 4 लोग मिले हैं पिंडी में, इस तरह की बातें तो हुई हैं। नहीं, देखिए, मिलने ये वही बात है जो पुराने वाले कह रहे हैं ना कि मिले हैं। मिलने वालों को गैरत नहीं आती मिलने आने के लिए। जो मिलने का इतना दावा कर रहे हैं और बगले बजा रहे हैं कि हम मिले हैं, तो इसका मतलब मिले हैं, वो तो यानी आप तस्दीक कर रहे हैं कि नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता कि वो मिले हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मिलने वाले क्यों मिलते हैं। कोई अपने इज्जत और वकार का ख्याल रखे, सियासत करनी है तो सियासी मैदान में करें, मिलते क्यों हैं। और यही बयानिया जब वो जलसों में खड़े होते हैं तो अदारे को इल्जाम तराशियां करते हैं अदारे पर और एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करते हैं, और फिर अगर रातों को वही मिलने जा रहे हैं तो व्हाट मॉरल स्टैंडर्ड, क्या इखलाकी जरूरत है उन लोगों की। बिल्कुल, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। जो आपने बात की इस पे डीजीआईएसपीआर ने बहुत वाजे लफ्जों में कहा कि
कोई डील पीएमएलएन के साथ नहीं हो रही, और अगर कोई बात करे तो उससे पूछे सबूत क्या है। तो ये एक बहुत अहम सवाल है। ब्रेक के बाद हम जरूर पूछेंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ये इशारा अपोजिशन की तरफ है तो अपोजिशन को वो क्यों इतना ज्यादा वेट दे रहे हैं, जबकि अपोजिशन के पास तो इस वक्त कोई लायामल नहीं है। पीडीएम भी 23 मार्च को करेगी और पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अब ये फहद साहब, ये बहस तो अब हो रही है कि अब अपोजिशन का भी आपने देख लिया, वो 2 अलग अलग सफ़े हैं उनके भी, और एहतजाज भी है, कोई लायामल भी नहीं है, हुकूमत को कोई खतरा भी नहीं। तो फिर क्यों प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम खतरनाक होंगे अगर मैं निकाला गया या अगर मैं बाहर आया? देखिए, मेरे ख्याल में खतरा सूरत हाल और हालात से है, क्योंकि एक इस वक्त एक इंस्टेबिलिटी हुई हुई है, एक अनस्टेबल माहौल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। सियासी तौर पर जो 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो जो 1 पेज के अंदर प्रॉब्लम हुआ है, वहां से सारी गड़बड़ शुरू हुई है, वो दरार पड़ी है। उस दरार का इफेक्ट हमारी पूरी सियासत पे होता है, क्योंकि 1 पेज या 9 पेज होना जो है वो तयन करता है कि हुकूमत की का कितनी मुस्तहकम है। उसके बाद से फिर केपी में जो इनकी इलेक्शन का लॉस हुआ, फिर अंदर से जमात के अंदर जो आवाजें उठना शुरू हुई कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और उसके बाद से ये बात हुई कि जनाब अपोजिशन के साथ कुछ अलैक से अलैक हो रही है। तो माहौल तो जो है वो बिगड़ा हुआ है, और उसके साथ ऊपर से ये जो मामलात हो रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग का केस आया, फिर ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई, फिर मिनी बजट आया, महंगाई का तूफान आ रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की जो हुकूमत कमजोर होती जा रही है तासुर में। अब वो उस कमजोरी से वो गिरती है या नहीं गिरती, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात मेरे ख्याल में जो है वो हर गुजरते दिन के साथ साबित होती जा रही है कि हुकूमत का ग्राफ नीचे जा रहा है। क्या वो अगले साल तक उस ग्राफ को गिरने से रोक सकती है, ये मेरे ख्याल में देखना होगा। लेकिन हालात हुकूमत के लिए वाकई में गंभीर है। और परसेप्शन, जब उनका जो क्रेडिबिलिटी है, साख को बहुत बड़ा एक नुकसान तो पहुंच चुका है मोहसिन बेग साहब, लेकिन तहरीक एतमाद भी नहीं आ रही। और अगर एक पेज नहीं है अब, तो अपोजिशन को ये यकीन क्यों नहीं आ रहा कि अब एक पेज नहीं है और वो कोई अमली इकदाम करे, जैसा कि हम सुनते हैं उनके खाली खुली नारे हम अपोजिशन के सुनते हैं। पहली बात तो ये है कि जी इसमें तो कोई फाइनल नहीं है कि तहरीक एतमाद नहीं आएगी। मसला अपोजिशन का ये है कि वो खान साहब से डरे हुए और खान साहब उनसे डरे हुए। और जहां तक बात थी कि वो जो बात उन्होंने की टेलीविजन के ऊपर, वो अपोजिशन के लिए नहीं थी। ये तो बढ़ के पहले भी मार चुके हैं कि मैं आऊंगा और मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने नहीं छोड़ा, सबको अंदर किया बार बार। अब उतर के क्या इन्होंने करना है अपोजिशन के साथ, जो हुकूमत में आप नहीं कर सके, वो सबकी बेलें होंगी, क्योंकि केस बड़े वीक थे। बेग साहब, आपने ये कैसे कंक्लूड कर लिया है कि उन्होंने अपोजिशन को नहीं कहा और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कहा? ये मेरी राय है जनरल साहब, मुझे बात करने दें, फिर आप अपनी राय दे दीजिएगा। आपने दे दी है राय की हद तक ही है ना, सर वो तो राय से ही सारी बात होती है ना। ये तो जाहिर है कि वो उनका तज्जिया यही है, जैसे आपका तज्जिया है कि वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनका निशाना नहीं है, तो उनका तज्जिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ही निशाना है या सियासी जमातें नहीं है, ऐसा ही है। सियासी जमात आप गवर्नमेंट में आप कर लें जो करना है, बाहर निकल के आप उनका क्या करेंगे जो आपने गवर्नमेंट में नहीं किया? आपने कर लिया ना, सबको अंदर किया, नैप को फुल थ्रोटल FIA नैप चढ़ाई रखी, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ये रिपोर्ट आई ना कि आपने मैनिपुलेट किया इंसाफ के अंदर, और मैनिपुलेट करके आपने केसेस बनाए। इसलिए आप उनकी जजमेंट देखने जिनके ऊपर उनकी बेल्स हुई हैं कोर्ट के अंदर, अब ये पूरी तरीके इंसाफ कोर्ट्स के पीछे पड़ी हुई है कि जस्टिस नहीं हो रहा। आप सारे रहनुमाओं की जिनको इन्होंने जेल में डाला, उनकी बेल है के ऊपर जो कल खुर्शीद शाह साहब का फैसला आया और उसमें उन्होंने कहा है कि 2 साल में रेफरेंस ही नहीं दायर कर सकी। अब बताइए कि उसमें किसका कसूर है? कोर्ट्स का कसूर है। ये पूरी तरीके इंसाफ पीछे लगी हुई जी, कोर्ट्स डिलीवर नहीं कर रही। कोर्ट्स इनको सादक अमीन डिक्लेयर कर दें तो सब ठीक है। अगर उनको 2 साल के बाद रिलीफ मिले या 6 माह के बाद रिलीफ मिले, बेल सबका हक है, वो कोई भी हो। पूरी दुनिया में ये निजाम है, आपका रिमांड पूरा हुआ आप बेल के हकदार हैं। अब वो जो बेलों के ऊपर फैसले आए हैं वो ये पढ़ लें। ये बिल्कुल, ये जनरल साहब ये बात दुरुस्त है। अभी जैसे कल खुर्शीद शाह साहब का केस आया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें आपने देखा है उन्होंने कहा जी 2 साल में नैब रेफरेंस नहीं दे सके, 120 दिन में देना होता है। और हुकूमत जो है वो चाहती है कि वो करप्शन का खात्मा करे और रेफरेंसेस बनाए, फिर क्यों नहीं हुआ? क्या शहजाद अकबर वाकई काम नहीं कर सके? अगर डिलीवर कर सके होते तो शायद उनको हटाया ना जाता। मैं आपको एक दूसरी चीज बताता जाऊं। पहली बात यह है कि कोई 2 पेज नहीं है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के, वो अब भी एक ही पेज पे हैं, और एक सर्विलेंट अदारा आज भी प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा है
اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اس صفحے پہ نون یا پیپلز پارٹی کا نام آ گیا ہے تو ایسے کوئی امکانات نہیں ہے. ایوری ون شوڈ ریسٹ اشورڈ. یعنی ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک سب سروینٹ آج اس وقت ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک سب سروینٹ ادارہ ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہ ہے, نہ کوئی دو ریالٹیز ہو سکتی ہیں. تو پھر تو جنرل صاحب یہ ناکامی جو اس وقت اگر کہا جا رہا ہے کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے یہ مختلف مسائل کو ڈیل کرنے میں, تو پھر تو ادارہ بھی ذمہ دار ہوا نا. کیوں ادارہ ذمہ دار ہے؟ ادارہ سیکیورٹی میں فیل ہوا ہے. ادارہ فوج کیسے ذمہ دار ہو گئی اگر حکومت فیل ہو رہی ہے؟ سر وہ ایک پیج پہ ہے نا. نہیں, ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ بغاوت کر دے. اگر ادارہ اپنا سیکیورٹی کا کام حکومت کے کہنے کے اور احکامات اور ڈائریکٹیوز کے مطابق کر رہا ہے تو حکومت کی معاشی میدان میں ناکامی, فوج کی ناکامی کیسے ہو گئی؟ یا ناکامی ان کی کہیں کہ جنہوں نے 1.76 کروڑ ووٹرز نے ان سے امیدیں وابستہ کی تھی, شاید ان امیدوں پہ پرائم منسٹر پورے نہیں اتر سکے. اس پہ اگر بحث ہونی ہے تو ہو سکتی ہے. یہ بات اس پہ کیا کہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اس کا ادارے کے اوپر ذمہ داری تو نہیں ہے, مگر ظاہر ہے ایک پیج کی حکومت جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی بھی موجود ہے. دیکھیے اب اس میں بحث ہو سکتی ہے. ظاہر بات ہے کہ کسی کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس تو نہیں ہے. ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں سے بات کی, اپنی اسیسمنٹ ہے, اسیسمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے, تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات درست ہے. آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیے نا کہ اب تو کچھ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. یہ بات کوئی اب ایکڈیمک بات تو نہیں ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا ہر حوالے سے, اور یہ پہلے تو ہم اشاروں میں بات کرتے تھے, اب تو بات کلیئر ہے. جو الیکشنز ہوئے اس میں کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اور اس کے بعد سے وہ فیسیلیٹیشن جاری رہی ہر حوالے سے. اب کچھ وہ اتنی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. اب اس کو آپ ایک پیج کہیں نہ پیج کہیں, لیکن جو ریلیشن شپ کی ڈائنامکس تھی وہ تبدیل ہوئی ہیں. تھیوریٹکلی کیا ہونی چاہیے, پریکٹیکلی کیا ہے, آسما ہماری تاریخ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے, لیکن وہ ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس وقت پاکستانی سیاست کی جو ڈائنامکس ہیں